हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीर भान आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन फ्रॉम आवर बुक पॉलिटिकल साइंस। कल हमने पढ़ा था संविधान सभा के ये जो 3 प्रमुख हमारे लीडर्स थे, और अब हम आ गए थे यहाँ पे आगे कि आगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लीडर्स आए थे और किन किन नेताओं के विचार यहाँ पे लिए गए। फाइनली द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव सेंटिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और अंत में जिस प्रकार से हमारी संविधान सभा ने कार्य किया, वही हमारे संविधान को एक सेंटिटी यानी कि पवित्रता यानी कि औचित्यता देती है। The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner। और जो हमारे संविधान सभा है उसका कार्य करने का तरीका कैसा था, एक सिस्टमेटिक यानी कि उन्होंने एक सिस्टम से किया और खुले में किया, और कंसेंसुअल मैनर यानी कि एक दूसरे की सहमति के साथ किया, यानी कि यहाँ पे सभी की विचारों को लिया गया है, किसी के विचार को डिक्लाइन नहीं किया गया। यहाँ पे फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड आर्ग्यूड अपॉन। पहले तो कुछ मूलभूत नियम थे, उनको उनके ऊपर सोचा गया और फिर उनके ऊपर सहमति हुई। देन ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। फिर उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और उसके जो चेयर थे यानी कि हेड थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और उन्होंने फिर एक संविधान जो बना हुआ था उसके ऊपर डिस्कशन किया। Several rounds of through discussion took place on draft constitution clause by clause। और फिर बहुत सारे राउंड थोरो डिस्कशन, बहुत सारे डिस्कशन किए गए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर, यानी कि उस संविधान के डिज़ाइन के ऊपर, और एक क्लोज बाय क्लोज यानी कि एक एक रूल के ऊपर वहाँ पे बातचीत हुई। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। और उस टाइम पे लगभग 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन किए गए, यानी कि बदलाव किए गए और उनके ऊपर विचार किया गया। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स। यानी कि यहाँ पे मेंबर्स ने क्या किया, डेलिब्रेटेड ऑन 114 डेज यानी कि 114 दिनों तक उन्होंने उन मुद्दों के ऊपर विचार किया, क्लोजों के ऊपर, एंड स्प्रेड ऑल ओवर 3 ईयर्स, जिसमें कि पूरे 3 साल लगे थे उसके ऊपर, 114 दिन उन्होंने उसके ऊपर डिस्कशन किया। एवरी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्क स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। और हर दस्तावेज वहाँ पे प्रदर्शित किया गया यानी कि वहाँ पे दिखाया गया। एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और हर वर्ड जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला गया उसको रिकॉर्ड किया गया और सुरक्षित रखा गया है। दीज आर कोल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। और इसे ही बोला जाता है संविधान सभा की डिबेट्स यानी कि बहस। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। और जब यह प्रिंट हुई तो ये डिबेट्स कितनी हुई, 12 बड़ी बड़ी, बल्कि का मतलब बहुत बड़ी बड़ी बुक्स बन गई थी, दस्तावेज बन गए थे वॉल्यूम के। These debates provide the rationale behind every provision of the constitution। और इन डिबेट्स ने यानी कि इन बैठकों ने हर प्रोविज़न पे, संविधान के हर प्रावधान के ऊपर अपना लॉजिक दिया। These are used to interpret the meaning of the constitution। और इनको यूज किया गया संविधान के अर्थ को व्याख्यात करने के लिए, इनको यूज किया गया। यहाँ पे एक हमारे लीडर हैं जो जी दुर्गा भाई देशमुख, उस टाइम पे संविधान सभा के मेंबर थे। बोर्न आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे। एडवोकेट एंड पब्लिक एक्टिविस्ट ऑफ ह्यूमन इमेंसिपेशन, जो कि एक पेशे से वकील थे और महिलाओं के मुक्ति के लिए यानी कि महिलाओं के अधिकारों के ये क्या थे, एक एक्टिविस्ट थे। फाउंडर ऑफ आंध्रा महिला सभा, आंध्रा महिला सभा के फाउंडर थे। कांग्रेस लीडर थे बाद में। लेटर फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, और फिर उसके बाद ये सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन बने। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इन द साइड वॉल्यूम हेयर। यानी कि जितने भी मेकर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में पढ़ो, यहाँ पे आपकी बुक में भी दे रखा है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज दीज इंफॉर्मेशन। तुम्हें उनको याद रखने की जरूरत नहीं। जस्ट गिव एग्जाम्पल फ्रॉम दो
टू सपोर्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसमें सिर्फ आपने यही वो करना है जो कि इसको क्या कर रहे हैं, वो फॉलो करें, उनके एग्जाम्पल्स देने आपने जो सपोर्ट करें, समर्थन करें उनके स्टेटमेंट का। पहला क्या है ये स्टेटमेंट, द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु वर नॉट विद द कांग्रेस। असेंबली में बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि कांग्रेस के नहीं थे, कांग्रेस पार्टी से नहीं थे। द असेंबली रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, और असेंबली के जितने भी प्रतिनिधि थे ज़्यादातर कहाँ थे, अलग अलग सामाजिक समूहों से थे। मेंबर ऑफ द असेंबली बिलीव्ड इन डिफरेंट आइडियोलॉजी, और असेंबली के जो मेंबर थे वो अलग अलग समूहों से, यानी कि उनकी अलग अलग विचारधाराएं थी। गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को मार्गदर्शित करने वाले जो मूल्य थे, नैतिक मूल्य थे वो। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। इस बुक में हम हमारे संविधान में जो एग्जैक्ट, यानी कि जो बिल्कुल सटीक वहाँ प्रावधान दिए गए हैं अलग अलग विषयों पे, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट। तो इस स्टेज पे पहले हम शुरुआत करते हैं समझने की कि हमारा संविधान किस फिलोसफी पे, हमारे संविधान की ओवरऑल फिलोसफी यानी कि दार्शनिकता क्या है। वी कैन डू दिस इन टू वेज, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको समझने के लिए हम हमारे जो कुछ मुख्य नेता थे संविधान के समझने के लिए, हम उनकी रीडिंग को पढ़ सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ओन फिलोसफी। लेकिन साथ ही साथ में इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हमें संविधान की फिलोसफी के बारे में पढ़ना होगा। दिस इज़ व्हाट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज, और यही वो है जो हमारी प्रीएम्बल है, यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना जो करती है। लेट अस टर्न टू दीज वन बाय वन, चलो हम इनके ऊपर एक एक के ऊपर अब डिस्कशन करते पढ़ते हैं। द ड्रीम एंड द प्रोमिस, जो सपना है और जो वादा, द ड्रीम एंड द प्रोमिस। Some of you may have noticed a name missing from sketches of the makers of the Constitution, महात्मा गांधी। इन सभी नामों में से जितने भी आपने संविधान सभा के मेंबर्स के नाम पढ़े थे, उनमें से आपको एक जो हमारे प्रमुख लीडर है उसका नाम मिसिंग मिला होगा। वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। He was not a member of Constituent Assembly, वो संविधान सभा के मेंबर भी नहीं थे। Yet there were many members who followed his vision, लेकिन फिर भी बहुत सारे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो उनके विज़न को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। years ago writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do। कुछ सालों पहले 1931 में जब महात्मा गांधी ने अपनी मैगजीन यंग इंडिया नाम की जो मैगजीन थी उसमें उन्होंने संविधान के बारे में बताया था कि संविधान क्या करता है। तो यहाँ पे ये उनकी मैगजीन का ही एक एक्सट्रैक्ट है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, आई शैल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poor shall feel that it is their country in whose making they have effective voice, an India in which there shall be a high class and low class for people, an India in which all communities shall live in perfect harmony, and there can be no room in such an India for the curse of untouchability and curse of intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights and women's and man as man. I shall be satisfied with nothing। तो यहाँ पे गांधी जी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं इस प्रकार का संविधान चाहूँगा भारत के लिए जिसको जो कि न तो किसी से प्रभावित होगा और न ही उसके ऊपर किसी अन्य देश का उसके ऊपर पैट्रोनेज, यानी कि किसी बाहरी ताकतों का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पूरेस्ट शैल फील दैट इट इज़ देयर कंट्री,
वो कहते हैं कि मैं ऐसा भारत चाहूँगा जिसमें कि गरीब व्यक्ति को भी यह लगे कि यह उनका देश है, इन हुज मेकिंग दे हैव ए इफेक्टिव वॉइस, जिससे कि वो अपनी आवाज़ बड़े प्रभावशाली तरीके से उठा सके। एन इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास, ऐसा भारत चाहूँगा जिसमें न तो कोई हाई क्लास होगी न ही लो क्लास होगी लोगों की। एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग एक शांति और सौहार्द से रहेंगे। देयर कैन बी नो रूम इन सच ए इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, और भारत में किसी भी प्रकार की छुआछात नहीं रहेगी। एट द कर्स ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, और न ही ड्रिंक्स यानी कि दारू के नशे वाले और दारू की और नशे वाले जो कर्स यानी कि अभिशाप भी नहीं होगा। वुमेन विल इंजॉय द इक्वल सेम राइट एज मैन, और महिलाएं भी पुरुषों के तरह समान अधिकारों का क्या करेगी, आनंद लेगी। आई शैल बी सेटिस्फाई विद नथिंग एल्स, तब मैं क्या होऊंगा, सेटिस्फाई होऊंगा, संतुष्ट होऊंगा संविधान से, अन्यथा मुझे संविधान से मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। ये गांधी जी का विजन था, यानी कि उनका फ्यूचर का सपना था उसको लेके, संविधान को लेके। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, और जो ये गांधी जी का सपना था इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करना यानी ख़त्म करना, उसको शेयर किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। हु प्लेड ए की रोल इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कि भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बट ही हैड ए डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटी कुड बी रिमूव्ड, लेकिन उनकी जो समझ थी कि भाई असमानता को दूर करने का, असमानता को कैसे दूर किया जाता है, वो गांधी जी से थोड़ी अलग थी। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी, वो अक्सर महात्मा गांधी जी की क्या किया करते थे, आलोचना किया करते थे। एंड हिज विजन, और उनके विजन की भी किया करते थे। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ख़त्म हुई थी तो बाद में उन्होंने अपनी चिंता को भी प्रकट किया था, और उसमें उन्होंने बोला था कि ऑन द 26th of January 1950 वी आर गोइंग टू इंटर ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। वो कहता है कि 26 जनवरी 1950 वाले दिन हम एक ऐसे जीवन में, यानी कि लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, हम विरोधाभासी जीवन में क्या करने जा रहे हैं, एंट्री करने जा रहे हैं। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी, राजनीति में तो हमें समानता होगी। एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमें क्या मिलेगी, असमानता मिलेगी। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो हमें क्या मिलेगा, राजनीतिक सिद्धांत में तो हमें मिलेगा एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, लेकिन वहीं हम दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक ढांचे में हम क्या पाएंगे, इन वन वैल्यू वन वोट, यानी कि एक व्यक्ति एक वैल्यू वाले जो सिद्धांत है उसको हम डिनाई यानी कि मना करते मिलेंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कैसे कितना लंबा हम यह विरोधाभासी जीवन को हम क्या कंटिन्यू रखेंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, और कब तक हम एकता व सामाजिक व आर्थिक जीवन में एकता समानता को क्या करेंगे, हम डिनाई करते रहेंगे। इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, यदि हम इसको लंबे समय तक मना करते रहेंगे यानी कि समाज में एकता नहीं लाएंगे, वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल, इससे हम क्या कर पाएंगे कि हमारी जो राजनीति है यानी कि हमारी लोकतांत्रिक राजनीति है वो कहाँ चली जाएगी, पेरिल यानी कि वो संकट में पड़ जाएगी। Finally, let us turn to जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और अंत में हम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उनका जो बड़ा ही फेमस जो स्पीच था एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट इन 15 अगस्त 1947, जो कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था
तो मिडनाइट को, आधी रात में जो उन्होंने स्पीच दिया था, वो भी काफ़ी फेमस है, जिसको उन्होंने इसमें लिया गया है। उसकी फिलॉसफी को भी हमने यहाँ पे हमारे संविधान में लिया गया। ये है हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण लीडर, और ये है पहले तो है हमारे कन्हैयालाल मिश्र जी, हाँ जी, सॉरी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, बोर्न इन गुजरात, एडवोकेट, गुजरात में पैदा हुए थे। वो एक पेशे से वकील थे, हिस्टोरियन थे और लिंग्विस्टिक थे, भाषाविद भी थे। कांग्रेस लीडर एंड गांधीयन, और वो कांग्रेस के लीडर थे और गांधी जी को फॉलो करते थे। लेटर मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, और यूनियन कैबिनेट में वो बाद में क्या बने, मिनिस्टर बने। फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, और स्वतंत्र पार्टी के वो क्या थे, फाउंडर थे। भीमराव रामजी अंबेडकर, बोर्न मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो क्या थे, चेयरमैन थे। सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर एंड एजिटेटर अगेंस्ट कास्ट डिवीजन एंड कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, वो सामाजिक क्रांतिकारी थे और विचारक थे, जो कि जिन्होंने कास्ट यानी कि जाति के आधार पे और कास्ट बेस्ड जो असमानता थी, जो मतभेद, वो जो विभाजन थे, उनके ऊपर उन्होंने क्या किया था, एजिटेशन के, उनके खिलाफ लड़ाई, वो आंदोलन के थे। लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, और आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री थे वो। फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और रिपब्लिकन पार्टी के वो क्या थे, फाउंडर थे इंडिया में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बोर्न वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे। मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द इंटरिम गवर्नमेंट, और अंतरिम सरकार के क्या थे वो, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री थे। एजुकेशनिस्ट एंड लॉयर, और वे एक शिक्षाविद भी थे, और वे क्या थे, वकील भी थे। एक्टिव इन हिंदू महासभा, वो हिंदू महासभा में वो काफ़ी एक्टिव थे। जो आज की करंट की जो बीजेपी पार्टी है ना, बीजेपी पार्टी के वो फाउंडर भी थे श्यामा प्रसाद जी ये। हाँ जी, इसके बाद है हमारा जवाहरलाल नेहरू, फिर सरोजिनी नायडू, सोमनाथ लाहिरी, और ये है जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, इनका तो सभी को पता है, 1889 में 1964 में बोर्न, उत्तर प्रदेश, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, लॉयर्स एंड कांग्रेस लीडर, ये वकील भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे। एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म, और सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड एंटी इम्पीरियलिज्म, वो समाजवाद और लोकतंत्र के वो क्या थे, पक्षधर थे, और वो एंटी इम्पीरियलिज्म के क्या थे, वो विरोधी थे। लेटर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बाद में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। और नेक्स्ट है हमारी सरोजिनी नायडू जी, ये जो आंध्र प्रदेश में पैदा हुई थी, पोइट, राइटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। ये पोइट भी थी, राइटर भी थी और राजनीतिक एक्टिविस्ट भी थी। अमॉन्ग द फोरमोस्ट वुमेन लीडर इन द कांग्रेस, वो कांग्रेस की मुख्य महिला नेता थी। लेटर गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, और बाद में उत्तर प्रदेश की वो गवर्नर भी बने। सोमनाथ लाहिरी, बोर्न इन वेस्ट बंगाल, राइटर एंड एडिटर, ये वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे, 1901 से 1984 तक ये रहे। एडिटर, लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। लेटर मेंबर ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, और बाद में बंगाल की विधानसभा के मेंबर बने। हाँ जी, तो अब हम पढ़ते जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो दिया गया जो फेमस स्पीच था 15 अगस्त 1947 में, उन्होंने क्या बोला था। ये है उनका जवाहरलाल नेहरू जी का जो स्पीच है, इसको ध्यान से पढ़ना, बड़े ध्यान से। इसी के बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। लॉन्ग ईयर अगो वी मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, तो कहता है कि काफ़ी लंबे सालों के बाद हमने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि हमने भाग्य के साथ समझौता किया है। एंड नाउ द टाइम्स कम्स, अब टाइम कम्स, अब समय आ गया है। व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, अब हम क्या लेंगे, अपनी प्रतिज्ञा लेते हैं। नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशली, न कि पूरा एक होके या पूरे मेजर से, यानी कि पूरे उपयोग, यानी कि सभी एज ए होल नहीं लेंगे, बट वेरी सब्सटेंशली, लेकिन बड़े ही सोच विचार से लेंगे। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, यानी कि इस आधी रात के समय में। व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, जब संसार लौट सो रहा है। इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम,
और भारत जागेगा किससे? जीवन से और आज़ादी से। ए मोमेंट कम्स, और वह पल आ गया है, विच कम बट रेयरली, जो कि इन हिस्ट्री, जो कि आया है, जो कि इतिहास में कभी कभार ही आता है। When we step out from the old to the new, जब हम पुराने से नए युग में कदम रखेंगे। एंड when an age is end, जब एक युग खत्म होगा। एंड when the soul of the a nation long suppressed, जिस राष्ट्र की जो आत्मा काफ़ी लंबे समय से दबी हुई थी, फाइंड्स अटरेंस, अब वो बोलेगी, यानी कि वो अपनी एग्जिस्टेंस को बताएगी। इट इज़ फिटिंग दैट एट दिस सोलमन मोमेंट, और इस गंभीर पल में वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन, तो हम एक प्रतिज्ञा लेते हैं जिसमें कि हम क्या करेंगे? समर्पित रहेंगे। डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ इंडिया, जिसकी हम भारत की सेवा में क्या रहेंगे? डेडिकेटेड रहेंगे, तत्पर रहेंगे। हर पीपल एंड टू द स्टिल लार्ज कोज ऑफ ह्यूमैनिटी, भारत के बारे में, इसके लोगों के लिए, और जो लार्ज कोज ऑफ ह्यूमैनिटी, और जो हमारी मानवता है उसके लिए भी हम यहाँ पे तत्पर रहेंगे। तो यहाँ पे वो बोलते हैं फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आज़ादी और सत्ता होती है, यानी कि ताकत होती है, वो क्या लेके आती है? जिम्मेदारी लेके आती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, और यही जो जिम्मेदारी है वो इस असेंबली के ऊपर छोड़ दी जाती है। ए सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंटेड या सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया, जो कि एक संप्रभु संस्था है और संप्रभु भारत के लोगों की। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सोवर, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम, इस आज़ादी के जन्म से पहले, वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन्स, हमने वो सब दर्द सहन किए। पेन ऑफ लेबर का, यानी कि श्रम के जो दर्द है वो झेले हमने। आवर हार्ट आर हैवी, और हमारा जो दिल थे वो बहुत ज़्यादा हैवी थे, यानी कि बोझ पे थे। कौन से बोझ पे? यानी कि दुख के, यानी कि जो हमारी यादों में जो दुख है उनके नीचे दबे हुए हैं। सम ऑफ दोज पेन कंटिन्यू इवन नाउ, और उनमें से कुछ सारे दर्द तो अभी भी चल रहे हैं वो, और आगे भी कंटिन्यू है अभी भी। नेवरदलेस द पास्ट इज ओवर, अभी भी वो पास्ट है जो हमारा, वो ख़त्म नहीं हुआ। इट इज़ द फ्यूचर, और यही हमारा क्या होगा? भविष्य होगा। दैट बिकेम टू अस नाउ, जो कि आज हम हैं। द फ्यूचर इज़ नॉट वन ऑफ ईज और रेस्टिंग बट द इंसेसेंट स्ट्राइविंग, और जो हमारा भविष्य होगा वो आराम करने का नहीं होगा, वो क्या होगा? इंसेसेंट स्ट्राइविंग, जिसमें हमें कंटिन्यू क्या करना पड़ेंगे? प्रयत्न करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट्स करते रहने पड़ेंगे, यानी कि मेहनत करनी होगी। सो दैट वी मे फुलफिल द प्लेज, ताकि हम अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सकें। वी हैव सो ऑफन टेकन, जो कि हम अक्सर लेते हैं। एंड द वन वी शैल टेक टुडे, जो कि आज हम लेंगे। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफ़र, भारत की सेवा का मतलब है सर्विस ऑफ द मिलियन हु सफ़र, यानी कि उन करोड़ों लोगों की सेवा जो कि कष्ट में हैं। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी, इसका मतलब है कि गरीबी को ख़त्म करना, इग्नोरेंस अज्ञानता को, एंड डिजीज़ बीमारी को, एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और जो अवसरों की असमानता है इन सब को हमने ख़त्म करना है। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन, और जो हमारी पीढ़ी के जो बहुत बड़े नेता हैं उनकी जो अभिलाषा है, हैज़ बीन टू वाइफ, उसको हमने क्या करना पड़ेगा? ख़त्म करना पड़ेगा। एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आइज, यानी कि हमें क्या करना है? हर किसी की आंख से आंसू को क्या करना? वाइप आउट करना, यानी कि साफ़ करना है। किसी की आंख में आंसू नहीं छोड़ने हमने। दैट मे बी बियॉन्ड अस, हालांकि वो हमसे, हमारी सामर्थ्य से परे हो सकते हैं। बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग, लेकिन जब तक उनकी आंखों में आंसू हैं या दुख है, सो लॉन्ग आवर वर्क विल नॉट बी ओवर, तब तक हमारा जो कार्य है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। ये थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार संविधान को लेके, कि जब तक हम किसी गरीब के चेहरे पे